अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्रिकेट हंगामा। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 6 आगे होस्ट तौकीर खालिद और पाकिस्तान सुपर लीग की अगर बात कर ही रहे हैं, अब तक समझ नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। जो टीम पहले बैटिंग करती है फिर वो हारती नजर आती है, समझ नहीं आ रहा है कि ये जिंक्स कब टूटेगा। और अगर कल के मैच की बात करते हैं, कल का मैच भी कुछ इसी तरह से खेला गया, कराची किंग्स वर्सेस लाहौर कलंदर्स के दरमियान, जहाँ पे लाहौर कलंदर्स ने शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। कराची किंग्स ने भी बड़ा अच्छा मुजाहरा किया, शशील एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग करते नजर आए, बट इवेंचुअली कलंदर्स वन बाय 6 विकेट्स। तो कलंदर्स को ये जीत बहुत बहुत मुबारक हो। और अगर जिंक्स टूटने की बात है, ये जिंक्स टूटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। आज का मैच भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज का मैच जो कि खेला जाएगा इस्लामाबाद वर्सेस कोयटा के दरमियान, और दोनों ही टीम हार करके आ रही हैं। और मगर इवेंचुअली कोयटा का जीतना अब जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया, क्योंकि टीम कंसेक्यूटिव हार वो देख चुकी हैं। मेरे साथ इस टॉपिक में जितने भी टॉपिक्स हैं, ओवरऑल जितने भी एनालिसिस हैं, मेरे साथ बड़े एनालिसिस बैठे हैं जो कि अच्छा एनालिसिस करते हैं, अच्छा एनालाइज करते हैं। मेरे राइट साइड पे टेस्ट क्रिकेटर हारून रशीद साहब, जो कि लेफ्ट साइड पे नसीम राजपूत साहब बैठे हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। वालेकुम सलाम तौकीर भाई। मैं हारून भाई ने सलाम किया, मैंने वालेकुम सलाम बोला, मैं कंप्लीट हो गया गौरव। हारून भाई, कल के मैच से बात शुरू करते हैं, कराची किंग्स वर्सेस लाहौर कलंदर्स। तो वो जो जिंक्स टूटने का आपको आइडिया था कि जिंक्स आज भी जो है नहीं टूटेगा? आई थिंक ऑलमोस्ट टूटने वाला ही था, लेकिन उसमें क्या किया जाए कि डेविड विजे को जो है वो ये चीज़ पसंद नहीं आ रही थी। उसने आते ही 9 बॉलों में 31 रन करके सारे का सारा वो धर्म भरम कर दिया। और ख़ास तौर पर इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहा था आमिर कि उसने आमिर के ही ओवर में जो है वो मैच को ख़त्म कर दिया। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो बड़ा अच्छा कॉन्टेस्ट हुआ। दोनों टीमों ने भरपूर अंदाज में कोशिश की, क्योंकि अगर आपको याद होगा कि ज़्यादातर दोनों टीमें डिपेंड कर रही थी बाबर आजम की बैटिंग पे, कराची किंग्स, और हफीज़ की बैटिंग के ऊपर लाहौर कलंदर्स। ये एक बड़ा अच्छा साइन है कि दोनों आउट हुए, लेकिन उसके बावजूद उनके जो रिमेनिंग बैट्समैन थे उन्होंने उनका वो जॉब पूरा किया जो कि पहले वो कर रहे थे। सो ये एक चीज़ जो है ना, वो जो टीम वर्क में सबसे बड़ी अच्छी चीज़ ये होती है कि आप किसी एक प्लेयर के ऊपर डिपेंड नहीं करें। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मैंने उस वक्त एक ट्वीट किया, जैसे ही मैच शुरू हुआ, मैंने जैसे बाबर को आउट होते हुए देखा तो मैंने एक ट्वीट कर दिया। मैंने कहा, वो शायद मैंने नसीम को भी उस पर टैग किया। मैंने ये किया था कि आज हो सकता है कि बाबर और हफीज रन्स ना करें, बिकॉज लॉ ये कह रही हैं कि शायद ये फेल हो। तो इसलिए जो दूसरे बैट्समैन हैं उनकी जिम्मेदारी होगी कि अपनी अपनी टीमों को जिताएं और कंट्रीब्यूट करें। आई थिंक ये एक बड़ी अच्छी मुझे इस नज़र आया इस ESL में कि किसी एक प्लेयर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे, जो जिस वक्त आता है अपने उस रोल को प्ले करता है। आई थिंक 334 समथिंग का रन रेट के साथ उसने डेविड विजे ने वो रन, मतलब 9 बॉलों में 31 रन करके आपने मैच ही खत्म कर दिया। नसीम भाई, अब जब हमारे लोकल प्लेयर्स की बात करते हैं, एक फिटनेस का एक लेवल है, जिससे डेविड विजे आके बॉलिंग भी कर लेते हैं, उसके बाद बैटिंग भी करते हैं, और बैटिंग करते हैं तो उस तरह की करते हैं। तो आपको लगता है कि जो मयार है हमारा, जो फिटनेस का जो स्टैंडर्ड है वो मीट नहीं करता, अप टू द मार्क नहीं है, बिल्कुल जिस तरह से कहना चाहिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी वो नहीं है फिटनेस की। जहाँ तक बात है तौकीर, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि डेविड वीज़ा ने जिस तरीके से लास्ट ईयर भी मैचेस फिनिश किए थे, 5 टीमें दरख्वास्त देने वाली हैं कि भैया इसका तो वीज़ा कैंसिल करो। ये एंड में आके हर चीज़ जो है वो फिनिश कर देते हैं। तौकीर, जब पिछले पहले 3 सीज़न दुबई में इमारात में हुए थे, तो उसी होटल में मेरा भी क़याम होता था जहाँ खिलाड़ी ठहरे होते थे। तो हम जिम जाते थे, वहाँ मिसबा उलक, उनकी अहलिया वगैरह भी, यानी उनकी जो अहलिया हैं वो भी जो है वो सब लोग ट्रेनिंग वहाँ पे कर रहे होते थे। यार मैं साउथ अफ्रीकन को और गोरों को मैं ट्रेनिंग करता हुआ देखता था। आप यकीन करें तौकीर, देयर इज़ नो कंपैरिजन। यार वो कितनी देर और किस तरीके से वो लगा होते थे, वो अगर उनका रिजल्ट नज़र आता है। देखें, वो यहाँ से मजबूत होने के लिए पहले आपको यहाँ से भी थोड़ा मजबूत होना पड़ता है। हम यहाँ से तो मजबूत हो गए, यहाँ से मजबूत नहीं हो रहे। और यहाँ से इसका क्या, जिस तरह वीजे ने मैच खत्म किया, यहाँ से मजबूत होने के लिए तो लाजमी तौर पे मैनेजमेंट को काम करना पड़ता है, बहुत सारा खुद को भी होना पड़ता है, लेकिन मैनेजमेंट को भी काम करना पड़ता है। मैं लाजमी तौर पे एक बात कहूँगा कि शायद ये मैच हमारे कोई क्रिकेटर होते फिनिश नहीं करते, ज़्यादा चांसेस ये होते वो करीब ले जाते, लेकिन फिनिश नहीं कर पाते। ये फ़र्क है इस वक्त गोरों का और हमारा। हम उनकी क्रिकेट को मैच नहीं कर रहे, फील्डिंग स्टैंडर्ड को मैच नहीं कर रहे, रनिंग बिटवीन द विकेट को मैच नहीं कर रहे, कई सारी चीज़ों को मैच नहीं कर। और मैंने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया, मेरे जहन में नहीं था कि बाबर और मैं इत्तेफाक से कल इतना फंसा रहा, वो ट्वीट भी नहीं देख सका था, लेकिन हारून भाई का ट्वीट बड़ा परफेक्ट था। और अगर बाबर और हफीज़ के बगैर टीमों ने परफॉर्म किया,
देखें मोहम्मद नबी कराची से चले जो नहीं चल रहे थे, बैन डंक और वीज़ा वहाँ से चले जो नहीं चल रहे थे, और जिनकी हम बहुत बात कर रहे हैं कि शर्जील और फ़खर जमान, वो दोनों बड़ी ज़बरदस्त निक में दिखाई दी है। तो कई सारी अच्छी चीज़ें थी दोनों टीमों के लिए। हार जीत खेल का ऐसा है, एंड ऑफ द डे तो ये क्रिकेट हंगामा है, पाकिस्तान जीतेगा, वो भी टीम जीतेगी। लेकिन कई अच्छे साइन सामने आए, जिसमें सबसे ज़्यादा खुशी तो मुझे इस बात की कि मैं इंडिया में होने वाले वर्ल्ड T20 में शर्जील और फ़खर के साथ जाना पसंद करूं, ये दोनों अगर फॉर्म में हो। सामने वाली अपोनेंट पे एक प्रेशर है एक कि इनमें से दोनों को किसको आउट करे। एक आउट हो जाता है तो दूसरा अगर 18 ओवर तक खेल गया तो वो टीम का स्कोर पार ले जाने की अहलियत रखता है। इसलिए ये दोनों फॉर्म में तो हो ना, जभी तो कोई टीम मैनेजमेंट इनकी जानिब देखेगी, जभी तो सिलेक्शन कमेटी इनकी जानिब देखेगी, और दोनों अच्छी फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मैं हारून भाई के इस पॉइंट से बहुत मुत्तफिक हूँ कि हमारा फील्डिंग स्टैंडर्ड देखें ना, आप वीज़ा बाउंड्री से ऐसे गेंद उठाते हैं, वीज़ा अब रिटायर्ड प्लेयर है साउथ अफ्रीका में, लेकिन बाउंड्री से वो भागते हुए जाते हैं और ऐसे बॉल उठा लेता है, तेज बॉल, हमारा वाला डाइव पूरी मारता है फिर भी नीचे से निकल जाती है, जबकि एज में भी जमीन आसमान का फर्क है। हाँ, वो जमीन गेंद उसके नीचे से निकल जाती है, वो हाथ से उठा लेता है, उसके रिफ्लेक्सेस भी आज भी इतने अच्छे हैं। क्योंकि सच्चाई है अंदर यार कि मेरा ये प्रोफेशन है, मैंने इसको 100% देना है, ये बहुत बड़ी सच्चाई है। हम जरा सा सीजन ऑफ होता है, उसके बाद ही ले आओ ले आओ जरा हर चीज ले आओ, खा लेंगे। मकसद है हम जब तक खुद से सच्चे नहीं होंगे। मैं आपको एक बात बताऊं, ब्रैटली की एग्जाम्पल इतनी बड़ी है। ऑस्ट्रेलिया में बियर एक नॉर्मल चीज है, हर आदमी पीता है, बच्चा पीता है, बड़ा पीता है, नॉर्मली पी जाती है। लेकिन ब्रैटली को ये कहा गया कि अगर तुमने वर्ल्ड के फास्टेस्ट बॉलर बनना है तो 2 साल तुमने बियर को हाथ नहीं लगानी। तो उसने हाथ नहीं लगाया, उसने कहा कि ये मेरा प्रोफेशन है। देखो, ये सच्चाई बहुत कम मिलती है, ये सच्चाई नहीं मिलती। बहुत अच्छी बात की है नसीम ने, इसके ऊपर मैं फर्दर आपको एलेबरेट करूंगा कि हम जब मैं कोच भी था और मैं दूसरी टीमों को देखता था वो क्या करते हैं। जो साउथ अफ्रीका की टीम थी ना, पूरी की पूरी टीम सुबह 6:30 7 बजे स्विमिंग पूल में होती थी। देखें आप, सबसे पहले स्विमिंग पूल में, फिर उसके बाद वो जाते थे जिम, और उसके बाद वो नाश्ता करते थे तकरीबन। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई है अब स्पोर्ट्स में कि वो आपकी न्यूट्रिशन, यानी आप खाते क्या हैं, ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि जो खुराक का एलिमेंट है ना, वो कोई ऐसी चीज़ नहीं खाते जिससे उनके जिस्म में चर्बी बढ़े। उनकी खुराक बिल्कुल ऐसी होती है। खैर, उनके तो नॉर्मल उसमें भी वो लोग बॉयल्ड और वेजिटेबल्स और इस तरह की चीज़ें वो खाते हैं। हमारे यहाँ मसला ये है कि क्योंकि हमारी जो अपब्रिंगिंग है वो हमारे उस रिच फूड से बनी हुई है। हमारे प्लेयर्स को आदत ही वही है कि जब तक उनको बिरयानी या इस किस्म की चीज़ें रिच। अरुण भाई, मैंने नेशनल क्रिकेट एकेडमी में सुपरस्टार्स को शेफ से लड़ते हुए देखा है कि मुझे आलू का पराठा बना के दो और आज मुझे बीफ। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ ना, इसलिए कि आदत वो बनी है ना, जब उससे हम उनको कन्वर्ट करते हैं इनटू दिस हेल्थी डाइट। देखिए, मैं आपको 2-3 प्लेयरों की मिसाल दे सकता हूँ जिन्होंने इस डाइट के ऊपर किया। यूनुस खान नंबर 1, यानी वो जिस भी दावत में जाता था अगर कहीं भी, उनको पहले कहते कि मुझे ये फूड मिलेगा तो मैं मुझे आपने मेरे उसमें ये बनाना है। और इसी तरह मिसबा ने हालांकि बहुत ज़्यादा वो इसके ऊपर हुआ करता था। आप शुएब मलिक को देखें, आपको नज़र आता है जो अपनी फिटनेस और उसकी खुराक के ऊपर जब वो उसको ख्याल रखते हैं, आप उनकी बॉडी देखेंगी। हफीज़ ने बहुत मेहनत की। आपको अगर आज 2 साल पहले अगर आप देखें, हफीज़ ऑन द हैवियर साइड, मिसबा ऑन द हैवियर साइड। फिर ये देखेंगे इनकी, और उसका नतीजा क्या निकल रहा है, आप सामने देखें परफॉर्मेंस। अभी आपने यूनुस की बात की, उस दिन हारिस खान जो है, जो ऑफ स्पिनर थे हमारे, हारिस खान ऑफ स्पिनर जो हमारे होते हैं अंडर 19 खेले, वो उन्होंने अपने घर पे कुन्ने की दावत रखी। तो यूनुस बड़े अच्छे दोस्त हैं हारिस के, साथ होते हैं। वो आए वहाँ पे, अमेरिका से दोस्त आए हुए थे हारिस भाई के, हम भी गए हुए थे, वहाँ से शो किया और हम चले गए, जाके बैठे हुए। तो यूनुस ने मजा ले जो कुन्ने को हाथ लगाया हो। यूनुस ने सलाद के जो बाउल पड़े हुए थे ना, वो दोनों खींच के अपने पास रख लिए, साथ बैठ के खाना खा रहा था। उसने वो दोनों बाउल सलाद के ऐसा नहीं कम खाया था सब, लेकिन सलाद के 2 बाउल उन्होंने खा लिए, कहने कि इसको छोड़ दें, आप कुन्ना खाएं। तो कहने का मकसद है वो रिटायरमेंट के बाद, आफ्टर रिटायरमेंट, ये ऐसे नहीं होता प्रोफेशनलिज्म। ऐसे वो फिर यूनुस खान नहीं बने 10,000 रन स्कोर किए। अच्छा, हम मैं ये चीज़ कह रहे थे, देखो ना, अब शर्जील हो गया या फॉर दैट मैटर आजम खान, जो एक पोटेंशियल नजर आ रहा है आपके, हार्ड हिटिंग बैट्समैन है। आप देखें कि फ़खर जमान ने भी अपने आप को कितना फिट किया है वो है। तो अगर तो आपने इंटरनेशनल क्रिकेट खेलनी भी है, सिर्फ आप एक स्किल के ऊपर अगर आप समझते हैं कि आप सर्वाइव कर जाएंगे, तो मैं नहीं समझता। तो आपको तीनों के तीनों सेगमेंट, फिटनेस है, फील्डिंग है,
है। और भाई आजम और शर्जील कितना वेट गिरा सकते हैं और कैसे गिरा सकते हैं, मेरा सवाल ये है। ऑलरेडी कोशिश तो हो ही रही है, मैं देखें मैं भी, क्योंकि कुछ की बॉडी की टेंडेंसी ऐसी है। इट्स नॉट दैट। देखिए मुझे इतना पता है कि जब अंडर 16 में आजम खान को सेलेक्ट किया था, तो हम जब लाहौर की नेशनल क्रिकेट अकेडमी में, वो तो फास्ट फूड के बगैर रहता ही नहीं था। वो हम जो, क्योंकि होता है कि जब आप अकेडमी सेशन में आते हैं ना, तो हमारा डाइट प्लान एक होता है, उसके मुताबिक प्लेयर्स को खाना पड़ता है। वो जनाब रात को पता लगा जी, हमें इतला मिलती थी कि 2 बजे जी पिज्जा ऑर्डर हुआ है। कभी पता लगा जी वो चॉकलेट बहुत शौक से खाते हैं मौसू, चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट ये वो, मगर इसने चेंज किया है। मैं बिल्कुल किया है। तो देखें वो उसमें आ रहा है, उसको करना पड़ेगा। और आती उसमें मुझे थोड़ा सा नजर आ रहा है कि उस पर जान लग रही है। वो उसका स्पेशल ट्रेनर है मेरा ख्याल है शहजर मोहम्मद। शहजर उसको ट्रेन कर रहा है। शहजर ने बस सरफराज को फिजिक बहुत फिट किया, शान मसूद सबके साथ मेहनत करते रहेंगे तो। हाँ, शान मसूद अनदर प्लेयर जो कि बहुत ज्यादा बिल्कुल फिट है। सो आई होप कि अगर हमने इंटरनेशनल क्रिकेट में जाके कम्पीट करना है तो ये एलिमेंट जो है इसको हम लेके जाएंगे। आप इसी तरह इंडिया की हम बात करते हैं, इंडियन के प्लेयर्स को देखिए हम बिल्कुल, इसमें अगर हम ब्रेक की तरफ जाना होगा, हम इंटरनेशनल क्रिकेट जो मयार है उसको मीट करना होगा, अपने ऊपर काम करना होगा, फिजिकली काम करना होगा, मेंटली काम करना, डाइट पे काम करना होगा। लेकिन मुझे यहाँ पर एक काम करना होगा, ब्रेक भी जाना होगा। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, डिस्कशन करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे कि कितनी प्रोफेशनल है पाकिस्तान टीम, पाकिस्तान के प्लेयर्स और हमारे डोमेस्टिक प्लेयर्स की जो डाइट कैसे लेते हैं, फिजिकली किस तरह काम करना चाहिए, हमारा कितना कंपैरिजन उनका गोरों से है नहीं, कितने आपको दिमाग हम हैं या नहीं। इसी में जिस तरह से बात कर रहे थे इसमें हारून भाई कि हम लोग बिल्कुल जो है आपको दिमाग नहीं है, हम लोग आपको दिमाग होना चाहिए। अब जिस ओपनिंग स्लॉट की हम बात कर रहे हैं शर्जील की और उसके फखर की, तो अगर अभी तो वो PSL में रन करते दिखाई दे रहे हैं, उसके बाद सिलेक्शन कमेटी ये भी देखेगी कि फिटनेस कैसी है कैसी नहीं है। तो ओवरऑल आपको क्या लगता है कि सिलेक्शन कमेटी, क्योंकि आप हमेशा से बड़ी गहरी नज़र रखते हैं कि सिलेक्शन कमेटी किस मेयार पे होती है, मुझे तो पर्सनली क्राइटेरिया समझ नहीं आया कि सिलेक्शन कमेटी का क्राइटेरिया क्या होता है। तो आपको क्या लगता है कि वो क्राइटेरिया अब थोड़ा बेहतर नज़र आएगा पिछली सिलेक्शन कमेटी के मुकाबले, या फिर वैसा ही दिखाई देता है? देखिए मेरी अपनी ज़ाती राय में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से रिसेंट पास्ट में एक बड़ी मिस्टेक ये हुई थी कि एक ही चीफ सेलेक्टर, एक ही हेड कोच और एक ही बैटिंग कंसल्टेंट, ये एक बड़ी मिस्टेक की थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट ने। क्योंकि हमारे मुल्क के हालात को शायद वसीम खान साहब समझते नहीं हैं कि यहाँ पसंद नापसंद का एक बहुत बड़ा अंसर आ जाता है। उसके बाद अगर मुझे कोई खिलाड़ी पसंद है तो उसकी फिटनेस अगर 19-20 भी है वो भी टीम में आ जाता था, और अगर मुझे कोई खिलाड़ी पसंद नहीं है तो उसकी फिटनेस मुझे 19-20 नजर आ जाती थी कि यार ये 19 से इस वजह से फिटनेस की वजह से बाहर हो रहा है। पसंद कहते हैं उस चीज को हारून भाई कहते हैं कॉन्फिडेंस है और कॉन्फिडेंस नहीं है। ये भी दूसरे तरह से देखिए, कॉन्फिडेंस तो मैं तो कि तुम्हारे से दोस्ती है तो मैं तो कॉन्फिडेंस तुम ही पे करूंगा ना एक, लेकिन बात सारी ये है कि मैं इंसाफ कितना कर रहा हूँ, मुझे क्या मैं सच्चाई से इंसाफ करता हुआ दिखाई दे रहा हूँ। देखिए मैं बहुत सारी ऐसी एग्जांपल दूंगा। अब मेरे पास चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी नहीं है इसलिए हम इस पर ज़्यादा जाना नहीं चाहते, लेकिन वो एक मिस्टेक थी। अच्छा, चेक एंड बैलेंस क्या है सिलेक्शन कमेटी के ऊपर, और जो ये नया क्राइटेरिया है कि एक चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी आपने रख दिया, उसके बाद जो 6 रीजन्स के हेड कोच हैं वो आपके सिलेक्टर हैं। अब उनमें भी एक ज़ाहिर, मैं अगर एक टीम को लेके चल रहा हूँ, हारून भाई एक टीम को लेके चल रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली मेरे सेंटिमेंट्स उस टीम के क्रिकेटर्स के साथ होते हैं। अब वहाँ पे भी एक कंपटीशन नया पैदा हो गया है, इस चीज़ को भी बड़ा देखना होगा। फिर एंड ऑफ द डे रिजल्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुक्का हमने लेना है। वसीम को कहते हैं कि वसीम के पास इख्तियारात, चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी तो बता दिए, लेकिन इख्तियारात क्या है, वसीम ने डिसीजन लिए, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे डिसीजन है कि जो सवालिया निशान बन गए थे। पहली टीम बहुत तारीफें हुई वसीम की, दूसरी टीम में वसीम को फिर टांग दिया था लोगों ने कि भाई ये क्या तुमने किया। बड़ा डिफिकल्ट थैंकलेस जॉब है सिलेक्शन कमेटी की। ये चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी रहे, आप इनसे पूछें, कप्तान से लड़ना, कोच को मनवाना, क्रिकेट बोर्ड से बात करना, और उसके बाद टीम जीत जाए तो कप्तान जी वाह वाह, कोच वाह वाह, फिर सिलेक्शन कमेटी कहीं याद नहीं आती। लेकिन अगर टीम हार जाए तो सबसे पहले मलबा जहाँ कप्तान पे डलता है वहीं सिलेक्शन कमेटी के, इन्होंने टीम क्या सिलेक्ट की थी। कहने का मकसद एक थैंकलेस जॉब है, इसको जितनी सच्चाई से आप कर ले, जितनी ईमानदारी से। देखिए हम स्टैंड लेने वाले सिलेक्टर्स लाते ही नहीं है। हमने इंजमामुल हक को चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी बनाए, स्टैंड लेने वाले थे, नीचे कोई ऐसा नहीं था उनके अंडर में कि जो इंजमाम के सामने ज़्यादा बात कर सके, नहीं थे उस सिलेक्शन कमेटी के अंदर।
हमें प्रोफाइल नाम लाने चाहिए और न्यूट्रल सिलेक्शन कमेटी हमारी होनी चाहिए। पे ये क्रिकेट को समझते हैं ना, अब इनका कोई स्टेक नहीं है क्रिकेट के अंदर। वसीम कोच भी हैं, वसीम जो है वो कहीं ना कहीं क्रिकेट बोर्ड से मुंसलिक हैं, या ज़हीर अब्बास साहब हैं, उनका कोई स्टेक नहीं है इस क्रिकेट बोर्ड के अंदर। जावेद मियादाद साहब हैं, उनका कोई स्टेक नहीं है इस क्रिकेट के अंदर। इसी तरीके से बहुत सारे प्लेयर हैं जिनका स्टेक नहीं है। सिलेक्शन कमेटी मेरी अपनी ज़ाती राय में ऐसे लोगों पे मुश्तमिल होनी चाहिए और अथॉरिटी वाले लोगों पे होनी चाहिए, वरना उनके स्टेक्स क्रिकेट बोर्ड में बन जाते हैं। हमने ये सिलेक्शन कमेटी आपको लगता है कि इतनी अप टू द मार्क है या इतनी पावर रखती है और इतना ज़्यादा बैलेंस करके चल पाएगी? क्योंकि देखिए एक ना हमेशा एक अजीब सी चीज़ देखने को मिलती है। फॉर सपोज हम शर्जील की बात करें तो रहे फ़खर की बात करते हैं। फ़खर ने जब खेलना स्टार्ट किया वो बहुत फिट था, आज फ़खर थोड़ा सा बल्कि फ़खर। शर्जील की बात करते हैं, अंडर 19 में शर्जील जैसा था वो ऑलमोस्ट सेम वेट है। अब ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि शर्जील खान जो है एक बिल्कुल ही जो है ना ऋतिक रोशन वाली जो है ना शेप के अंदर आ जाए, या वो ब्रूस ली वाली शेप में आ जाए, या विराट कोहली वाले शेप में आ जाए। तो अब ये मलबा ये भी तो हो सकता है कि बेशक ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करते हैं और बाद में बोला जाए कि इनका जो फिटनेस प्रॉब्लम था या इस तरह का कोई मसला नहीं है। किसी प्लेयर के साथ भी ऐसे हो सकता है। दो तीन चीजें, एक तो बात क्योंकि इसके अंदर एक चीज़ और भी है। इंजमाम तो जी जब खेले थे तो उनका वेट भी ज़्यादा था, सईद अनवर भी इतने फिट नहीं थे, उनको फील्डिंग में छुपाया जाता था। तो इस तरह की बातें करते हैं फिर लोग। देखिए दो तीन चीज़ें इसको, सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपकी इस बात के ऊपर कि शर्जील अपने आप को कम नहीं कर सकता, एक तो मैं इसको नहीं कम नहीं कर सकता की बात नहीं कर रहा, नहीं उतना नहीं कर सकता जितना लोग जो है एक्सपेक्ट करें। थिंग इसकी करना तो है ना उसको, ऐसा तो नहीं है। अगर उसको भी पता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में क्या क्या रिक्वायरमेंट है या बेंचमार्क्स है। लेकिन दूसरी तरफ अगर शर्जील खान की जो परफॉर्मेंस है वो आपकी टीम को मैच जिताती है, तब तो मे भी उसकी दूसरी चीज़ें जो है वो आप उसकी खामियां वो छोड़ सकते, ठीक है। अब मुझे ये बता ना, कल शर्जील खान ने बड़ी अच्छी नहीं खेली ना, टीम तो नहीं जीती उसकी, और फील्डिंग एरर भी फील्डिंग एरर उसकी तरफ से। अगर देखा जाए तो लाहौर कलंदर ने कोई इतनी अच्छी फील्डिंग नहीं की। उन्होंने शर्जील खान का कैच 3 या 4 फखर ने छोड़ा स्लिप में, बाबर का उसका बाबर का कैच छूटा, उसके बाद शर्जील के 2 कैच छूटे, यानी सुहेल को नजर ही नहीं आया, वो शायद लाइट में आ गया सुहेल जो उनके कैप्टन है, पहला कैच छूटा। और उसके बाद मतलब आपके उससे फखर जमान से कैच छूट गया, जो कि बहुत अच्छे फील्डर है। देखिए सिलेक्शन कमेटी का जॉब डेफिनेटली डिफिकल्ट है, इसमें कोई शक नहीं है। और इसमें जिन्होंने बात की ना, मैं कितनी दफा कप्तानों से लड़ा हूँ, मतलब हमारी सिलेक्शन कमेटी, अब मेरे ऊपर सबसे बड़ा जो इल्ज़ाम लगा वो ये लगा कि जी आपने खुर्रम मंजूर को क्यों सेलेक्ट किया। अच्छा और वो रीज़न बना मुझे मेरी सैकिंग का, क्योंकि हम बांग्लादेश गए और बांग्लादेश में टीम हार गई, लेकिन हमारी पूरी सिलेक्शन कमेटी इस बात पर वो मुत्तहिद थी कि जी, हालांकि जो चेयरमैन थे वो भी इस चीज़ के खिलाफ थे। हमने कहा नहीं, इस लड़के ने परफॉर्मेंस दी हुई है, क्योंकि मैंने 3 मैचेस, मेरी जब सिलेक्शन कमेटी थी तो मेरा रोल ये होता, हमने ये किया हुआ था कि अपने इन सेलेक्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था। अच्छा, एक एक्स मैच देखने जाता था, मैं किसी और जगह पे मैच देखने जाता था, और तीसरा सिलेक्टर किसी और जगह पे मैच देखने जाता था। 4 सिलेक्टर्स को हमने एक पूरा शेड्यूल बना के उनको भेजा हुआ था। और हम मैच शुरू होने से पहले, हमारी पूरी सिलेक्शन कमेटी मैच शुरू होने से पहले पहुंचती थी और आखिर वक्त तक मैच को देखती थी। खुर्रम मंजूर ने 3 जगहों के ऊपर सेंचुरी, एक मैच जो मैच देख रहा था जब उसका मैच चल रहा था तो वहां से सेंचुरी की, अगला मैच उसका किसी और जगह पे हुआ, वहां पर कबीर खान मैच देख रहे थे उसने सेंचुरी की, एक जगह पे सलीम जाफर मैच देख रहे थे उन्होंने, और हमने जब उनका स्ट्राइक रेट देखा तो स्ट्राइक रेट भी 133, 137, जो कि रिक्वायरमेंट थी आपकी T20 क्रिकेट की। तो जब मेरे से ये आर्गुमेंट हुआ तो मैंने तो चेयरमैन को यही कहा, मैंने कहा जी आप ये देखें कि हम उसको क्यों डिनाई करें किसी चीज़ के लिए, उसको प्रूव तो कर देते हैं। हम हर कोई डोमेस्टिक में इतना परफॉर्म करता है और उसके बाद आप उसको कह देते हो कि जी वो ठीक नहीं है, फलाना नहीं। मैंने कहा पसंद ना पसंद की बात नहीं है, ये इसने परफॉर्म किया हुआ है। अब ये बदकिस्मती, देखो जो बात दफा होता है कि प्लेयर के साथ बदकिस्मती ये हो जाती है। बांग्लादेश गए एशिया कप खेलने, वहाँ टेरेबल पिचेस में भी, आप मुझे बता दो कि वहाँ इंडिया भी मर के जीती हमसे, if you remember 114 130 रन के ऊपर हम, वो विराट कोहली को पता नहीं लग रहा था कि बॉल को क्या करे क्या नहीं करे, वो अगर वो अर्ली स्टेजेस पे आउट हो जाए तो हो सकता है पाकिस्तान में मैच जीत जाए। खुर्रम वहाँ पर परफॉर्म नहीं कर सका, एक मैच में वो रन आउट हो गया, दूसरे 2 मैचेस में, क्योंकि विकेट बहुत ही ज्यादा T20 के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं। भारत ये है कि वो फेल हो और ये आपने खुर्रम की वजह से मैच नहीं आ रहे थे आप, पूरी टीम जब उसमें कंट्रीब्यूट करती है तब आती है ना। दूसरा ने तो अजहर की कप्तानी भी गई थी उसके बाद। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ बहुत जल्दी कोई ना एनालाइज करता है ना कोई कुछ करता है, आते ही वो प्रोब कमेटी बना देते हैं, जी आज जी बुला लीजिए जी हाजिर कर दे सामने। सर प्रोब कमेटी बनती इसलिए कि इनको चेंज करना है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, बनती वरना दूसरी वजह से नहीं है। थैंकलेस जॉब मैं क्यों कह रहा हूँ,
थैंकलेस जॉब में इसलिए कह रहा हूँ 2015 में फवाद आलम को हारून भाई ने सेलेक्ट किया था, ठीक है। मिसबा ने नहीं खिलाया तो इनका तो कोई कसूर नहीं था ना इसके अंदर, इन्होंने तो 15 में बना के दे दिया था। अब जब इस सिलेक्शन कमेटी के दौर में खेला तो जी मोहम्मद वसीम ने कमाल कर दिया, मोहम्मद वसीम ने शामिल किया, वरना भाई आप लोगों को याद नहीं रहता। मैं क्यों कह रहा हूँ थैंकलेस, ये तो सबको याद है मिसबा, और एक दफा सेलेक्ट हुआ था, मिसबा ने नहीं खिलाया था, लेकिन भाई जिसने सेलेक्ट किया था उसको भी तो क्रेडिट दो। ये इसलिए बड़ी थैंकलेस जॉब है और सारी बुराइयां आती हैं। जी और मैं कुछ कहते हैं नसीब में सिर्फ ये कह रहे थे कि मेरे उसमें अगर आप देखें तो 28 डोमेस्टिक परफॉर्मेंस को हमने खिलाया, मौके दिए थे, और वो हमें ये एतराज धड़ाधड़ कैब बांट रही है। वैसे ये तो गलत हुआ था, बहुत सारों को गलत भी दिए थे। कौन से मुझे बता दे कोई ऐसा बंदा जो, खैर वो बात की चले वो लंबी बात, या आगे हंगामा से हट के हंगामा करेंगे ये वाला। नहीं मैं आपको बताऊं मुझे लड़ना पड़ता, कई जगह पे मुझे ऐसी डिमांड्स हुई जिस पे कहा गया कि नहीं हमें ये प्लेयर चाहिए, और जब मैं उनका रिकॉर्ड देखता था कि वो प्लेयर नहीं थे तो उनकी सिलेक्शन कमेटी से मशवरा करता, और जब हमारी पूरा कंसेंसस हो जाता था कि नहीं देना तो नहीं देना, मैनेजर मुझे कह रहा है यार फिर देख लो वो मिसबा नाराज हो जाएगा या बना, मैंने कहा नथिंग टू डू, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इसे डिजर्व नहीं करते, ये नहीं जाए, हम डूइंग माय जॉब। यस आई एम एग्जैक्टली। अब मुझे ये बताएं कि एक लेग स्पिनर मांगा जा रहा है जिसने फर्स्ट क्लास क्रिकेट टेस्ट मैच के लिए, जिसने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 4 ओवर किए सिर्फ, और मुझे कह रहे हैं टेस्ट मैच के लिए भेज दो। कैसे ये कैसे भेज सकता है? एक बंदे ने 18 20 ओवर नहीं किए, मसल डेवलेप होता है, मसल तरीके का आपको आदत होती है, फ्रेम ऑफ माइंड होता है, मतलब इस पे मैंने मतलब उसमें हम हमारी सेलेक्शन कमेटी ने स्टैंड लिया। लेकिन ये बड़ा मुश्किल है। देखें लोग मुझे कहते हैं कि मैं मेरा ये है कि मैं कहता नहीं हूँ बहुत ज्यादा, चीजें आपको नजर नहीं आता, लेकिन जो अंदर से जो चीज अच्छी नहीं, नजम सेठी मुझे इतना कहते थे कि जी फलाने को ये देख लो यार ये प्रेशर आ रहा है, फलाना आ रहा है, मैं करता क्या था कि जो भी प्रेशर उसका सामने सारा मैं जो जायचा है वो खींच के उनके सामने रख देता था, पूरे स्टाइल में डिसीजन ले ले आके खिलाना है, तो अगर आप कहते नहीं यार यू नो, वो फिर कहते थे नहीं यार हारून, तो उन्होंने मुझे डांट दिया जब मैंने शोएब मलिक को सिलेक्ट किया ना, यार तुम्हें इसलिए थोड़ी लाया था कि शोएब मलिक को तुमने टीम में रख लिया। मैंने कहा ये टीम की जरूरत है इस वक्त, इसलिए मैंने सिलेक्ट किया हमारी सिलेक्शन कमेटी। यकीन करो कि उसके बाद वो टूर पे गया, उसने 5 या 6 मैचेस में से रन कर दिए, तो उनका खुद मुझे फोन आया, सॉरी हारून मैं गलत था, यू आर बड़ा नहीं, मैं आपको बात कर रहा हूँ कि जो रियल सेंस में जो लोग होते हैं ना, जब आप काम कर रहे होते हैं वो आपको पहचानते हैं कि यार ये ऑनेस्टी के साथ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो इस किस्म के बहुत सारे वाकयात हैं जो फिर क्रिकेट हंगामा में कभी जब हमारी डिस्कशन, ये जब देखें सिलेक्शन कमेटी जो मैं बार बार बात कर रहा हूँ, ये वो शख्सियत बैठे हुए ये, यानी कि पहले उसके स्टैट्स तो निकाल ही रहे हैं कि उसने क्या किया, फिर ये पता करते हैं जाके उन स्कोरर्स से, उन कोचेस से कि भाई वहाँ कंडीशन कैसी थी जहाँ पे इसने रन स्कोर किए थे, किस कैलिबर के, इसको चांस कितने मिले थे, किस जगह पे किस तरह फंस के खेल रहा था, सीधा खेल रहा था। फिर जाके खुद भी अगर मौका लगता है तो जाके उसको देखते हैं कि इसका फॉर्म कैसी है, फ्लो कैसा है, वो पूरी रिपोर्ट बन के जाती है। अगर मैं चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हूँ और मैं अगर कहता हूँ तौकीर अच्छा खिलाड़ी है, तो चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी बहुत कम होते हैं जिस तरह ये काम करते थे। मैं आपको एक बात बताऊं, जितना क्रिटिसाइज हारून भाई पे हुआ है एज ए डोमेस्टिक, और ये बिल्कुल खामोश है, ये कभी नहीं बोले, इन्होंने कभी रिप्लाई नहीं किया। मेरे ख्याल है क्रिकेट के एक इंतखाब आलम साहब बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज हुआ, हारून भाई देखिए जो काम करता है उस पर क्रिटिसाइज भी होता है, एक तो सीधी सीधी बात है, मगर वो सिस्टम का हिस्सा नहीं है तो किस बात का क्रिटिसाइज होना। लेकिन मैं हारून भाई के लिए पूरे वसूख से कह रहा हूँ, मैंने आज तक जितने लोगों से सुना है कि इस क्रिकेट बोर्ड के अंदर तो लोग वो बैठे हुए सर एक लेटर नहीं लिख सकते यार, अब आए कुछ लोग थोड़े से पढ़े लिखे, वरना एक खत लिखने की पोजीशन में नहीं है जो इससे पहले हुआ करते थे। आप सोच नहीं सकते हैं कि हमारी क्रिकेट चली किस तरीके से, गुस्सा आता है तो ऐसे अल्फाज भी अदा हो जाते हैं। ये जो बात करें, मैं वाहिद वो बंदा था जिसने सिलेक्शन पॉलिसी बना के अप्रूव करवाई। मेरी वो सिलेक्शन कमेटी जो पॉलिसी है वो अभी तक बोर्ड के पास पड़ी हुई होगी। तो वो मुझे वो सुभान कहा करते थे कि यार हारून तुम तो इतना काम कर रहे हो, पीछे वालों के लिए क्या छोड़ के जाओगे, वो तो कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा, यू नो, क्योंकि पॉलिसी में मैंने बाकायदा बताया था, ये उन्होंने भी बात की ना, मैंने कोचेस को क्या असाइन किया हुआ था, जो कोचेस थे ना, मैं कहता था आपने अपनी टीम के प्लेयर नहीं बताना, जो रीजनल दूसरी टीम के प्लेयर बताने, कि दूसरी टीम का प्लेयर कौन सा अच्छा है, अपनी टीम में तो आप कहोगे ना, तो इससे फिर मतलब ये है कि ताकि ये हो कि फेवरेट चैलेंजिंग चीज है। आपने कैप्टन और कोचेस की रिपोर्ट को भी जो है वो ज्यादा इतनी अहमियत नहीं दी थी कि कैप्टन तो अपनी टीम की बात करेगा, नहीं देते थे इतनी अहमियत, बड़ी रद्दी नहीं है, मुझे एक अहमियत देनी पड़ेगी।
वो रिपोर्ट अगर आए तो तब ना, रिपोर्ट तो कहाँ ये भी मुश्किल काम है। यही से चलते हैं ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं, डिस्कशन को रखेंगे जारी, और हम साथ साथ इस्लामाबाद वर्सेस क्वेटा जो आज मैच खेला जाएगा उस पर भी डिस्कशन करेंगे। जो वेलकम बैक वंस अगेन, क्रिकेट हंगामा में हंगामा है जारी। और अगर बात करें आज के मैच के हवाले से, इस्लामाबाद वर्सेस क्वेटा का ये मैच, तो अब मैं इससे सबसे पहले पूछ लेते हैं कि हर मैच आज का ये मैच आप किस तरह से देखते हैं, किसका पलड़ा भारी देखते हैं? वैसे क्वेटा कंसेक्यूटिव हार लेके आ रही है, क्या हिकमत अमली होनी चाहिए, किस तरह से टीम कॉम्बिनेशन सेट होगा तो ये लोग जीतें? टॉस जीत जाए। इट्स नॉट नेसेसरी कि टॉस भी जीतें। मैं तो ये फील कर रहा हूँ कि क्वेटा डेफिनेटली अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर होगी, क्योंकि अभी तक उनकी परफॉर्मेंस जो है वो अप टू द मार्क नहीं है। इस्लामाबाद यूनाइटेड को धचका लगाया पिछले मैच में, क्योंकि वो थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट थे, वो अपने आप को थोड़ा सा ठीक करेंगे। तो एक बड़ा ही अच्छा मैच एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं। दोनों टीमें भरपूर अंदाज में कोशिश करेंगी कि वो इस मैच को जीतें। और आप देखें कि कोई भी ये गारंटी नहीं कर सकता कि कौन मैच जीतेगा कौन नहीं जीतेगा जी। कल के मैच में अगर मैं थोड़ी सी अगर आपको डिस्कस कर लूँ तो 3 विकेट्स कराची गिर गई जी, और ऐसा लग रहा था कि कराची किंग्स जो है वो हार्डली 150 रन भी नहीं करेगा, 140 रन भी नहीं करेगा, लेकिन जब वो 186 कर गए, जो कि वाज़न द बैड स्कोर। ठीक है, हमें नजर आता है कि रन चेंज हो जाते हैं, और उसके बाद बहुत अच्छे, हाँ, और उसके बाद दूसरी तरफ अगर आप देखें शकील की परफॉर्मेंस थी, उसके बाद नीचे से वो जो क्रिश्चियन है उसने आते ही नबी ने भी रन किए सर, किया, उसने रन किए, और उसके बाद फिर नबी ने बहुत अच्छी बैटिंग करके और टीम को ऐसा स्कोर पहुंचा दिया। लेकिन उसके बाद दूसरी तरफ देखें उनका कितना अच्छा स्टार्ट था। फ़खर जमान ने बहुत ही अच्छा किया, और उसके बावजूद कि आप देखें कि जो आउटस्टैंडिंग बॉलिंग परफॉर्मेंस थी वो आपको नजर आई शाहिन शाह की तरफ से। आई थिंक इतना अच्छा स्पेल मैंने कभी किसी T20 के मैच में नहीं देखा। उन्होंने जिस तरीके से बाबर आजम को आउट किया, अच्छा वो अनप्लेबल था, sheer pace and movement। शकील भी आउट कर दिया था, बाबर भी आउट कर, 2 मरतबा बाबर को आउट किया 2 ओवरों में उन्होंने जो है वो मकसद है जो बॉलिंग कर दी। लेकिन हरुण भाई एक मेरा सवाल ये है, अम्माद वसीम ने बॉलिंग नहीं की। मैं जो जिस पॉइंट पे आना चाह रहा था ना कि ये तो मुझे कप्तानी का इतना बड़ा ब्लंडर नजर आया। आप नंबर 1 बॉलर हैं T20 के, अपने आप को कंसिडर करते हैं बीइंग अ कैप्टन, आपने अपने आप को बॉलिंग नहीं की, और स्टार्ट भी बॉल करते हैं। और अभी अगर आप देखो कि आपको क्या वो कहते हैं कि जी वो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को बॉलिंग नहीं कर सकता, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। दोनों लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन बैटिंग कर रहे थे ना, बैट डाल फॉर सपोज हर कोई। और अगर किसी ने गौर से मैच देखा हो तो जब आखिरी ओवर में ये सामने आ गए थे डेविड वीज़े, जब यू रिमेंबर तो वहां पर डग आउट दिखाया गया जिसमें हर्षल गिब्स कह रहा है कि यू नो स्पिनर जी खुद बॉलिंग करो, लेकिन ये है कि उन्होंने फालतू। यार मैं हैरान हूँ कि अगर आप नबी को भी देखो, आखिरी ओवर में सिर्फ रन पड़े हैं उसको जी, 3 ओवर तक वो बड़ी अच्छा उसका स्पेल, और इसको मारना इतना आसान नहीं है। देखिए आप कल वीज़े ने क्या किया, उधर थ्रू द लाइन खेला ना। अगर स्पिनर बॉलिंग कर रहा होता तो थ्रू द लाइन तो नहीं खेल सकते थे, कोई गेंद का पड़ के अंदर आ जाता है, कोई स्पिन हो जाता है। सो आई एम सरप्राइज्ड। इमाद अगर फॉर सपोज इमाद अगर लेफ्ट आर्मर्स को गेंदे भी कर रहा था, इमाद का कौन सा बड़ा ब्रेक होता है, उसको तो वेरिएशन से करता है बस अभी, और इन दी एयर उसका बॉल मूव करता है, बहुत डिसेप्टिव है। अब उसने थोड़े से ये टर्न भी डेवलप कर लिया, तो उसका गेंद जब आम बॉल है ना उसके साथ एक बॉल और लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन से कौन सा खौफ था इनको? देखें मैं गलत है वो खौफ, बिल्कुल। देखें अम्माद नई गेंद से बॉलिंग करते हैं, और अगर वो आमिर के साथ अटैक करते, ठीक है फ़खर खेल रहे थे, फ़खर को शुरू में आउट कर सकते हैं, वो ऐसा नहीं है कि उनमें एबिलिटी नहीं है ये, और ये करके दिखाया उन्होंने। नए बॉल से विकेट्स लिए उन्होंने, और कई दफ़ा, एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा लिए। बात ये कि बड़ा सरप्राइजिंग है, अब सोशल मीडिया भरा हुआ है इस वक्त, ये टेरेबल है। अगर आप सच्चाई से बात करूं यार, अगर आप कैप्टन हो ये नहीं तो आप या तो डर रहे हो मार पड़ने से, दूसरे लफ्जों में ये बोलूं कि तुम डर रहे हो फ्रंट से लीड करने के लिए। तुम्हें पाकिस्तान का कप्तान सारी दुनिया में तुमसे गेंद करवा रहा है नया गेंद से, और तुम कप्तान बने हो तो तुम नहीं करोगे आके, और तुमने रिजल्ट भी दिए। और इवन आखिरी अगर तो कप्तान होता ना तो आखिरी ओवर करता है इररिस्पेक्टिव, यार रन्स बढ़ जाएंगे ना, क्या होगा तो आके बता दे, क्योंकि ही वाज अ विकेट टेकिंग बॉलर है। आप ना सिर्फ आपसे रन मुश्किल से होते हैं आपके उस पर, आप टेबल और आपने इतने क्रूशियल मौके पे। असल में देखिए मैं अब ये इस वक्त ज़बरदस्त प्रेशर में अम्मा, क्यों बैटिंग में रन नहीं हो रहे। कल भी पहली गेंद पे आउट हो गए चलाते हुए, हालांकि अभी ओवर्स बाकी थे, ऐसा नहीं था कि ओवर ख़त्म हो गए। आखिर में तो पता चलता है कि टेल बैटिंग कर रही थी क्रिश्चियन के साथ, वरना तो रन इनके और ज़्यादा हो सकते थे। अगर तुमसे परफॉर्म नहीं हो रहा है एज ए बैट्समैन,
तो भाई एज ए लीडर हो तुम, वहां तो तुम्हें अपना रोल जलवा दिखाना ही दिखाना है। और ये बड़ा अच्छा मौका था अम्माद के लिए हीरो बनने का। देखें, अम्माद को शुरू में ओवर करने चाहिए थे। मैं तो लास्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लास्ट में अगर हर्षल गिब्स आपका कोच कह रहा है कि तुम गेंद करो, लेकिन असल में ये कि ये PSL ऐसी चीजें, एक कोच तो होता नहीं है, 2-3 है, लेकिन उसके बावजूद ये स्ट्रेटजी की बात, लेकिन मेरी आपका मेन बॉलर, आपका प्राइम बॉलर जो है वो बॉलिंग ना रही, ये कैसे हो सकता है यार? ये हो ही नहीं। और नॉर्मली ट्रेंड में देख रहा हूँ, ये अगर आप देखो नसीम, कि मुसलसल मैं देख रहा हूँ कि स्पिनर्स अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं और 4 ओवर पूरे नहीं करते। आप देखें, एक जगह पे नवाज ने 2 ओवर में 10-12 रन दिए हुए थे, 8-9 रन थे, 8 नहीं किया। तो ये समझ क्या कप्तानों के ज़हनों में ये है, फास्ट बॉलर तो ज्यादा मार खा रहे हैं, आप उन्हीं को बुला के फिर आप बॉलिंग दे देते हो। आमिर ने कितना अच्छा स्पेयर किया उस समय भाई। आखिरी ओवर डैनियल क्रिश्चियन की जगह अगर यहाँ पे ओवर होता ना आमिर का, तो बात बनती थी कि चलो आमिर है, लेकिन डैनियल क्रिश्चियन इज एन ऑलराउंडर बॉलर भी। वो ऐसे ही है, राना नवीदुल हसन टाइप के प्लेयर हैं वो, जैसे हमारे राना नवीदुल हसन होते थे, बैटिंग भी कर लेते थे, बॉलिंग भी कर लेते थे। कोई अजहर महमूद या अब्दुल रज़ाक नहीं है, वो इस कैलिबर के थे। और राना बहुत अच्छी क्रिकेट खेल के गए, पाकिस्तान के लिए बड़ी जान मार के क्रिकेट खेल के गए, मैं उन्हीं नहीं कह रहा हूँ। लेकिन अगर राना नवीदुल हसन का ओवर हो और उसके साथ आपके पास सकलैन का ओवर पड़ा हो, तो मैं नहीं समझता कि हारून भाई कैप्टन होंगे तो वो सकलैन के ओवर के साथ जाएंगे या राना के ओवर के साथ जाएंगे। तो आपको राना वहां पे आपके पास ऑप्शन नहीं था दूसरा। देखिए, अगर आपने करवाना था ना क्रिश्चियन की जगह, तो फिर आप अपने इलियास से ही करवाते। वो पिटा था 2 ओवरों में, एक और चांस दे के देखते। बच्चा यंग है, अभी वो कुछ कर दिखाने के मूड में दिखाई दे रहा है। वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो सकता है, कर जाता। क्या कह सकते हैं आप? उसमें तो रन हो ही गए ना। मैं एक चीज़ जरूर कहना चाहूँगा, हमें यहाँ से जाना पड़ेगा ब्रेक पे। बाद जब हम वापस आएंगे ना, तो हम इसी डिस्कशन को जारी रखेंगे, इसी बात को कोयटा पे जरा बात करेंगे। कोयटा टीम के साथ है, मगर अब तक एग्जीक्यूटिव आज जीतेंगे, आज जीतेंगे। ब्रेक लेते हैं, आज हारून भाई टीम के साथ जाएंगे तो जीतेंगे। स्टे ट्यून्ड विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। ब्रेक पे जाने से पहले बात चल रही थी कि इमाद ने अपना ओवर क्यों नहीं करवाया कल के मैच में, जो कि था कराची किंग्स वर्सेस लाहौर के दरमियान। मगर आज का मैच बेइंतहा ज़रूरी, इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर के दरमियान ये मैच खेला जाएगा। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अब कोयटा के लिए कि मैच जीता जाए, चाहे वो टॉस जीते चाहे वो टॉस हारे। डू और डाई सिचुएशन अब है, क्योंकि इवेंचुअली अगर रन रेट का ही मसला देखा जाए, अगर देर से जीतना शुरू करेंगे तो इवेंचुअली बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हारून भाई, कोयटा के लिए बड़ी मुश्किल, बहुत ज़्यादा मुश्किल से तो चाह रहे हैं, टीम कोऑर्डिनेशन का मसला, दीगर मसले बिल्कुल है। देखिए, मुल्तान सुल्तान और कोयटा ग्लैडिएटर्स इससे 2 टीमें जो कि टेबल पे नीचे जी बॉटम में। इस्लामाबाद यूनाइटेड भी मैचेस जीती हुई है और आज ये इतना चौथा मैच खेलेंगे। इसके अलावा जो बाकी 4 टीमें अपने 4-4 मैचेस वो खेल चुकी हैं, जिसमें से 2 टीमें 6-6 पॉइंट्स लेके ऊपर हैं और बाकी टीमें 4-4 पॉइंट्स के साथ। इस वक्त इसलिए मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी चेंजेस क्यों करनी पड़ेगी कोयटा ग्लैडिएटर्स को, कि साइम अयूब को 3 मैचेस आपने देख लिए, उसमें कोई मुझे अभी मतलब वो प्रॉमिसिंग लड़का है, लेकिन अभी क्योंकि मैच इतना इम्पोर्टेंट है कि ये डू एंड डाई अब तो आर या पार है, क्योंकि चौथा मैच होगा तो मतलब उसके बाद 6 मैचेस रह जाएंगे और 6 के 6 मैचेस जीतने का मतलब है कि वो 12 पॉइंट्स आपको मिलेंगे जी। बाकी दूसरी टीमें अगर 2 या 3-3, 4-4 मैचेस अपने बाकी 6 मैचेस में से जीत लेती है तो वो आपसे बहुत आगे निकल जाएगी। तो इसलिए बड़ी मुश्किल सिचुएशन है कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए। तो आज बड़े सोच समझ कर उनकी टीम के 11 को चुनना होगा और ख़ास तौर पर देखना होगा कौन सा ऐसा प्लेयर है जो कि सैम अयूब की जगह पर वो खिला सकते हैं, जो उनको बैटिंग में या ऊपर से अच्छा स्टार्ट दे। बेंटन बाहर बैठे हुए मेरा ख्याल है उसको ज़हन में लाना चाहिए क्योंकि वो टीम में आए। दूसरी तरफ बेन कटिंग कोई बहुत अच्छी अभी तक परफॉर्मेंस नहीं थी। मे भी वो ये सोच सकते हैं कि बेन कटिंग को रेस्ट करा के और बेंटन को इंक्लूड कर लें। जहाँ तक इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात नज़र आती है, वो टीम का तो कॉम्बिनेशन बहुत मुझे अच्छा नज़र आता है। इस्लामाबाद यूनाइटेड के से कप्तान से स्टार्ट करते हैं हारून भाई, क्योंकि जिस तरह की कप्तानी शादाब करते दिखाई दे रहे हैं, कुछ समझ से बालातर है कि वो अपने आप को इतना प्रमोट जो कर रहे हैं बैटिंग ऑर्डर के ऊपर, उसके बाद जब प्रमोट करेंगे परफॉर्म नहीं करेंगे, फिर परफॉर्म ना करने की वजह से जो प्रेशर आएगा कप्तान के ऊपर, फिर वो ग्राउंड में भी जो है कहीं ना कहीं मिस्टेक जरूर नजर आएगी। देखिए, इसमें वो जहाँ तक फील्ड की हद तक तो मुझे नज़र आता है कि वो बिल्कुल फील्डिंग के दौरान तो उनकी कप्तानी इतनी मुझे बुरी नहीं लग रही, लेकिन जो बैटिंग ऑर्डर का जो उनका
है सिलसिला, वो मुझे कुछ इतना इम्प्रेसिव नहीं लग रहा, क्योंकि मेरे अपने नज़दीक T20 में जो आपके टॉप ऑर्डर बैट्समैन हैं उनको ज़्यादा ओवर्स मिलने चाहिए, ज़्यादा ओवर्स मिलने चाहिए टू बैट जी, वरना वो 3 से 4 ओवर के लिए तो आपको क्रिस्टियन जैसा बंदा चाहिए, जो कि ये खुद है शादाब खान। so why he is proving himself desperately? पता नहीं, किसी एक मैच में मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान टीम का थिंक टैंक ये सोचते हुए लग गया था कि हम इसको कप्तान बैटिंग भी नहीं, बैटिंग भी अच्छी कर लेता है, इसको ऊपर भेजा भी उन्होंने एक दो जगह पे, और जहाँ एक आध मैच में शादाब खान इस्लामाबाद यूनाइटेड का जो कैप्टन है, तो इसलिए आगे से तो कप्तानी कर सकता है। मेरी अपनी जाती राय में अगर कोयटा की बात करते तो साइम अय्यूब हरुण भाई सही बात कह रहे हैं कि उस बच्चे पे और गैर ज़रूरी प्रेशर आप डालोगे। इस वक्त आपने चेक कर लिया, उसको मौका दे दिया, एक बड़े इवेंट के अंदर बड़े एरिना में जाके उसको खेलने का एक तजुर्बा मिला। आगे अगर टीम की सूरत हाल मुख्तलिफ होती है, अगर खुदा न खासा आपके पास कोई ओपनर अवेलेबल नहीं होता तो उस सूरत में दोबारा भी लाया जा सकता है, लेकिन इस वक्त अब साइम अय्यूब को आराम देना ज़रूरी बन गया। सवाल ये तौकीर के फिर आप ओपन किसके साथ जाएंगे? आप जाएं बैंटन और डेलपोर्ट के साथ। ओपन के अलावा एक और चीज भी है, फिर आप इमर्जिंग प्लेयर कौन सा खिलाएं? हाँ, इमर्जिंग प्लेयर के लिए अगर आप जाते हैं तो देखिए इमर्जिंग प्लेयर आपके पास कितने अवेलेबल हैं। इसके अंदर अरिश अली खान है, तो अरिश अली खान को अब मौका मिलना चाहिए जहां आपने साइम को दिया है। हालांकि मैं ये देख रहा था कि मैं अगर लेफ्ट हैंड बैट्समैन देखूं इस टीम के अंदर कि हम अगर ऑफ स्पिनर खिलाते हैं उसको हम यूज कहाँ पे करेंगे, तो नवाज तो है ना आपकी टीम में लेफ्ट हैंडर्स के लिए, लेकिन हुसैन तलत भी इस टीम के अंदर है, फ़हीम अशरफ भी इस टीम के अंदर है, आके टॉप ऑर्डर बैटिंग कर रहे हैं ये लोग। तो कहने का मकसद है कि ऐसे में आप अरिश अली खान के साथ जाएं बजाय इसके कि आप साइम अय्यूब को रिप्लेस करते हैं। देखिए अब रिप्लेसमेंट क्या, कटिंग की जगह अनवर अली को वापस इन होना चाहिए, तो सिमिलर टाइप ऑफ है। कटिंग भी वैसी गेंद कर रहे हैं, यहाँ के रन्स भी उतने ही स्कोर कर रहे हैं, अनवर अली भी उतने ही करेंगे। आपने 4 खिलाने फॉरनर्स, इससे ज़्यादा नहीं खिला सकते, तो डेलपोर्ट और उसके साथ आप बैंटन के साथ ओपन करें। 3 नंबर के ऊपर जो है वो जो जिस तरीके से आप खिलाते हैं, मैं तो कहता हूँ 3 नंबर पे आप बैटिंग कराएं नवाज को। बहुत नीचे जा रहा है नवाज एज ए टेक्निकली भी अच्छा साउंड बैट्समैन है। फिर 4 पे आपका आ रहा है ये फैफ डुप्लेसी की अगर आप बात करते हैं तो 3 पे खिलाएं डुप्लेसी को, खिलाएं, आप बहादुरों की तरह जाएं। देखिए अब इससे ज्यादा हारने के लिए कुछ नहीं बचा, अब तो करो या मरो वाली सूरत हाल दिखाई दे रही है। अब आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो आप जो है वो 3 पे डुप्लेसी के साथ जाएं। उसने अच्छी बैटिंग की थी हारून भाई आने के बाद, बहुत अच्छा खेला था दरमियान में। सरफराज बहुत अच्छी बैटिंग की उसने। 4 पे सरफराज आके बैटिंग करे, 5 पे आए अपना आजम खान। उसके बाद आपके पास अनवर अली मौजूद है, नवाज मौजूद है, आपकी बैटिंग के अंदर डेप्थ आ जाती है। बॉलिंग डिपार्टमेंट इनका जो सबसे बड़ा मसला बना हुआ है वो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। डेल स्टेन मैच फिनिश करा गए थे लास्ट में, 27 रन 2 ओवरों में चाहिए थे, उन्होंने 21 खा लिए थे। आखिरी ओवर में 6 रन रह गए थे, फिनिश ही कर दिया था। हाँ, उन्होंने मैच ही फिनिश कर दिया था। लेकिन यहाँ पे हमने देखा है वहाब को भी पढ़े, आखिरी ओवर में आमिर को भी पड़ गए कल, जितनी अच्छी गेंदें कर रहे थे तो सबको पढ़ना है। तो डेल स्टेन नहीं बैठते, हसनैन और डेल स्टेन अपने हर हाल में होंगे, इसमें कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। उस्मान शनवारी का क्या है? मेरे ख्याल में मैं एक मरतबा फिर नसीम शाह के साथ जाऊंगा कि उस्मान शनवारी को आपने 3 चांस दे दिए, नसीम शाह के लिए वेयर इज 1 मैच था आपके पास, तो मैं उस्मान शनवारी की जगह जाऊंगा, क्योंकि शनवारी समझ नहीं पा रहे। इतनी दफा सरफराज ने कहा, उन्होंने उसी जगह पे आके गेंद देखिए। आप ऑफ स्टंप के बाहर यॉर्कर करने की कोशिश करें ना, आप बजाय इसके कि अगर आप मिडिल में यॉर्कर करने की कोशिश करते हैं तो आपके पास बहुत चांस हो जाता है कि ऑफ वॉली हो जाए या फुल टॉस हो जाए, तो बैट्समैन की रीच में कई जगह उस्मान शनवारी ने ऐसे गेंद कर दी है कि गेंद बिल्कुल दूर ही पटक दी है, पीछे कर दिए या बिल्कुल मुंह में कर दिया। तो मेरे ख्याल है डेल स्टेन को भी एक जरा इनको देना पड़ेगा। उन्होंने भी जो छक्के खाए थे सारी मिडिल में गेंदें करके खाए। भाई आप एक कोई ऑफ स्टंप के बाहर तेज गुजार दो गेंद को, कोशिश तो करो, एज लगेगा। एक चांस ये कि वो कर जाए तो फील्डर अंदर होंगे तो चौका हो जाएगा, लेकिन यॉर्कर के भी चांस है ना। अब तो सीधी हिटें लग रही हैं, आप देखो जितनी हिटें वो अगर यहाँ गेंद मिल जाता है तो उधर मार देता है। बैट्समैन इतने हाथ खुले हुए हैं कि हैरानकुन तौर पे बैटिंग हो रही है। आप अगर प्लीज इस चीज को जरा एडजस्ट करते चले, क्या टीम खिलानी चाहिए कोयटा ग्लैडिएटर को? आई थिंक यही जो नसीम ने बात की, मैं इसी पे जाऊंगा। थोड़ा सा बस मुझे इशू आ रहा है उस्मान शनवारी पे, और फिर मैं दूसरी मैचेस को भी देखता हूँ तो फास्ट बॉलर्स तो कहीं भी नहीं बच पा रहा।
यू नो वो यॉर्कर भी करने की कोशिश करता है, वो ऑफ स्टंप के बाहर भी यॉर्कर करने की कोशिश करता है। कल अगर आप देखें तो वीजे ने खेला ऑफ स्टंप पे और गेंद एज लग के चौका हो गया। सो वो आउट भी हो सकते थे उस गेंद के ऊपर, और वहां आउट हो जाए तो मैच ही आमिर की गेंद पे तो मैच खत्म हो रहा है। सो ये इसलिए बड़ा इशू है कि कैप्टन या वो बॉलर खुद भी चाह रहा होगा कि मैंने जहां मुझे कहा जा रहा है वहां पर बॉलिंग करूं, लेकिन आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम। इस्लामाबाद और कोयटा ग्लैडिएटर्स में प्रेशर होगा, इस्लामाबाद भी चाहेगा कि दोबारा वापस, लेकिन कहीं ना कहीं इस्लामाबाद यूनाइटेड भी अंडर प्रेशर होगा, क्योंकि अब तक जो इवेंट का लोवेस्ट स्कोर है वो लास्ट मैच में करके आ रहे हैं 118 रन। तो ये उनके दिमाग में कहीं ना कहीं फ्रेम ऑफ माइंड में होगा। फिर उनके बैटिंग ऑर्डर बहुत डिस्कस हुआ कि भाई आसिफ अली नीचे खेल रहे हैं, इफ्तिखार नीचे खेल रहे हैं और फ़हीम अशरफ ऊपर खेल रहे हैं, शादाब ऊपर खेल रहे हैं उनसे। बात ये कि सभी परफॉर्म कर रहे हैं नहीं, लेकिन 118 रन पे जब आउट हुए तो ये मिस्टेक्स बहुत वाजे तौर पे दिखाई दी हैं, और वो जो एक प्रेशर है तो इसका कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल एडवांटेज जो इस वक्त बॉटम पे दिखाई दे रही है, मेरी टीम का है कोयटा, उसको मिलना चाहिए। तो आज भाई किसके साथ जा रहे हैं? आज आप दोनों कोयटा के साथ जा रहे हैं। कोयटा के साथ आज आप दोनों कोयटा के साथ चले जाओ आप लोग कोयटा के साथ, लेकिन हमारी टीम यहाँ लेकिन एक काम करना, कॉइन ऐसा भिजवाना जिसमें दोनों तरफ हेड हो या टेल हो। हमारी टीम यहाँ पर जितनी की जो स्टाफ है सब लोग कोयटा के साथ जा रहे हैं, कोयटा के साथ जा रहे हैं, कोयटा के साथ नसीम भाई कोयटा के साथ जा रहे हैं, हारून भाई कोयटा के साथ जा रहे हैं, मैं भी कोयटा के साथ जा रहा हूं। ये तस्वीरें लगी हुई है, ये पूछ लो, इनसे भी पूछ लो। सरफराज शर्मा तो ये भी कोयटा के साथ जा रहे हैं। ऑलराइट, तो जी आप लोग आप किसके साथ जा रहे हैं? नहीं, मैं कि इस्लामाबाद हाँ प्लीज कोयटा के साथ जो आप बोल रहे हो प्लीज कोयटा के साथ चले जाएं। मेरा ख्याल है मैं फिर भी चाहूंगा कि कोयटा को बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी इस मैच में। लेकिन आप फिर सियासी बयान टीम बताएं। नहीं आप पता ना नदी उमर भाई नाराज हो जाएंगे। और जी आज का जो मैच भाई को अल्लाह मियां आज फतह दिलाए, बहुत ही क्रिकेट के लिए खिदमात उनकी हैं, अल्लाह करे फतह मिले। तो आज का ये मैच आप लोग एंजॉय करें, कोयटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। मैं तौकीर खालिद कोयटा ग्लैडिएटर के साथ हूँ। आज मेरी पूरी दुआएं हैं, देखते हैं टीम जीती है नहीं जीतती है तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।